बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रोग्राम में कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, सब जानते हैं कि वतन अजीज़ में दहशतगर्दी का अफरीद कई अरसे तक काबिज रहा और उसमें हमने कई माली और जानी नुकसान भी उठाया। हमारे कई सिविलियंस ने शहादत हासिल की और जो दहशतगर्दों के खिलाफ जो फौजी ऑपरेशन रहा उसमें हमारे जो अफसरान थे, जो अहलकार थे, उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके न सिर्फ मुल्क का दिफा किया बल्कि दुश्मनों को जहन्नुम वासिल भी किया। लेकिन बदकिस्मती से एक बार फिर हम दहशतगर्दी की नई लहर देख रहे हैं और अगर बात की जाए सिर्फ जुलाई की तो हमें दहशतगर्दी के वाक़यात नज़र आए और उसमें 108 अफराद जो है वो लुक़मा अजल भी बने और यकीनन इस वक्त KPK और बलूचिस्तान ये दोनों सूबे जो हैं ये दहशतगर्दी का एक सेंटर भी बने हुए हैं। इसी तनाजुर में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नागुज़ीर है बल्कि ये मुल्क की बहुत अहम ज़रूरत है। यकीनन क्योंकि इस वक्त हम जो फोकस कर रहे हैं, जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत फोकस कर रही है वो इकॉनमी को एक तरह से स्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। तो उस सिलसिले में और अगर हम बात करें SIFC के हवाले से और CPEC के हवाले से ख़ास तौर पे तो उसके लिए मुल्क में अमन बहुत ज़रूरी है। हुकूमत इस वक्त जो ऑपरेशन है उसके स्ट्रेटेजिक नताइज पर गौर भी कर रही है। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से TTP को फितनल खवारिज करार देने की नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और पाकिस्तान कई अरसे से अफगानिस्तान से ये मुतालबा करता आ रहा है कि वहाँ की जो सरजमीन है वो एक तरह से जारियत के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो वहाँ जितने भी दहशतगर्द अनासर हैं उनका जो है क़िला कमा किया जाए। लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान की तरफ से हमें उस तरह का रिटर्न नज़र नहीं आ रहा और अफगानिस्तान ये कहता है कि आपका अपना अंदरूनी मामला है, इसको आप खुद एड्रेस करें। बहरहाल इसी पर बात करेंगे कि इस वक्त क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, लेकिन सबसे अहम बात ये होगी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तनाजुर में कि दहशतगर्द को फौज तो मार देती है लेकिन दहशतगर्दी तो पूरे मुल्क का मसला है। इसको तो सबको मिलकर जो है एक नेशनल कंसेंसस के साथ इसको एड्रेस करना चाहिए। इस पर बात करेंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है लेकिन दूसरा एक अहम चैलेंज जो पाकिस्तान को नज़र आ रहा है वो क्लाइमेट चेंज का है। इस वक्त मानसून की बारिशें जारी हैं और वो कहा जा रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, तवक्कात से ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। कराची में भी बारिश का नया स्पेल आ रहा है तो क्या हुकूमती इक़दाम होने चाहिए, इस पर बात करेंगे। पैनल का तारुफ करा दूँ। स्टूडियो में मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड करार हुसैन शाह। बहुत शुक्रिया सर, आपका एक्सपर्टीज़ है आपकी दिफाई उमूर पर। हमारे साथ मुबशर मीर साहब सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, आपका भी सर बहुत शुक्रिया। कुछ मेहमानों को हम टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। करार साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नज़र आती है हमें कि हमने जिस तरह माजी में दहशतगर्दी का क़िला कमा किया और बहुत कामयाब ऑपरेशन भी हुए, आपको क्या लग रहा है कि वो वक्त ज़्यादा चैलेंजिंग था? ये जो एक दहशतगर्दी की नई लहर आई है, चूंकि इस वक्त हम मुआशी इस्तेहकाम की तरफ भी जा रहे हैं तो ये वक्त ज़्यादा चैलेंजिंग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़िया खान, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया आज यहाँ पे अपने ख्यालात का इज़हार करने का। उसके बाद चूँकि अगस्त शुरू हो गया तो अल्लाह ताला का सबसे ज़्यादा शुक्र अदा करेंगे। इतना खूबसूरत मुल्क दिया पाकिस्तान, बहुत बड़ी नेमत है बेशक। और फिर कायद आज़म का बहुत बड़ा शुक्रिया कि इतने मुखालिफ लोगों में से उसने अपनी तहरीक चलाई और पाकिस्तान हमें ये मिला। देखें, चैलेंजेस तो हमारे 9/11 के बाद शुरू हो गए थे और अफ़गानिस्तान से उस वक़्त भी हमारे मसाइल थे। सिर्फ फ़र्क ये था कि अमेरिका उसमें था और वो लोग अमेरिका के साथ उलझे हुए थे। अच्छा, पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमारा महल वक़्त ऐसी जगह पे है कि हमारे दुश्मन मशरिक़ में भी हैं, मग़रिब में भी हैं और विद इन भी मिल जाते हैं। और तो जो विद इन है पाकिस्तान के अंदर जो मिल जाते हैं ये ज़्यादातर वो लोग हैं जिनको समझ नहीं है और या फिर वो लोगों के वरगलाने में आ जाते हैं। अच्छा, अभी चूँकि आपने दो मेजर दहशतगर्दी की लहरों की बात की है, एक अफ़गानिस्तान की तरफ से जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में है और दूसरी भी बलोचों की तरफ से है जिसमें कुछ हमारे हमसाया मुल्क ईरान का भी लोग इलाका इस्तेमाल करते रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के लिए जो मुआशी इस्तेहकाम है जैसे आपने कहा वो बहुत ज़रूरी है और उसके लिए इसको ख़त्म करना भी ज़रूरी है। अच्छा, अज़्म इस्तेहकाम, अज़्म आपको पता है इरादे को कहते हैं, इस्तेहकाम स्टेबिलिटी लाना, पाकिस्तान को मुस्तहकम करना, मेन इसका मकसद ये है। और ये उस तरह का टारगेटेड ऑपरेशन नहीं होगा जैसे पहले कहते थे आपने पूरा सवात खाली करा लिया, आपने पूरा वजीरिस्तान मरबूत और मुनज़्ज़म किस्म का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। हाँ, इंटेलिजेंस बेस्ड और टारगेटेड होगा, मतलब पहले जिस तरह खुला हुआ तो उस तरह नहीं होगा। मेरे ख्याल में बहुत सही लाइन पे सोचा है गवर्नमेंट ने और इसको कामयाब भी होना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी इसमें अभी एफर्ट की ज़रूरत है। और एफर्ट यह है कि हमारे कुछ सियासी पार्टियों में जो इख्तिलाफ राय है उसको ख़त्म करना चाहिए। अच्छा, वो ख़त्म भी हो सकता था। हमारे मुल्क में आदत रही है कि अगर आप अपने
इत्तेहादी से भी मशवरा ना करे ना, तो वो कहता है मुझसे तो मशवरा ही नहीं किया। तो एक तो बेहतर ये होता कि इसका मशवरा करते और उसके बाद शुरू करते, लेकिन अभी इट्स नॉट दैट लेट। और मेरा ख्याल ये है कि कोई भी सियासी पार्टी हो वो इसके खिलाफ नहीं जाएगी जब गवर्नमेंट उसको ब्रीफिंग देगी। और इसका दूसरा हिस्सा जो है इस ऑपरेशन का कि इन इलाकों की मुआशी अपलिफ्ट भी है। मतलब ये दो हिस्सों पे है। पहले तो आपने टारगेटेड ऑपरेशन करना है, दहशतगर्दों का खात्मा करना है, फिर उस इलाके की अपलिफ्ट करनी है, उसकी मुआशी हालत को बेहतर करना है, जिसके लिए गवर्नमेंट के पास काफ़ी प्लान है। जो बेरोज़गारी है उस इलाके में, उस बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए रोज़गार को पैदा करना। उस इलाके में जो कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम है, रोड्स के प्रॉब्लम है, इससे पहले काफ़ी हो चुके हैं, ठीक, और उसको भी बेहतर करना है। तो मेरे ख्याल में तो इंशाल्लाह मेरा अल्लाह को मंजूर हुआ, कौमी यकजहती के बाद ये बहुत कामयाब जाएगा और ज़रूरत भी है ये। मुबशिर, बतौर सहाफ़ी आपने भी इस पे बहुत लिखा है और फील्ड पे भी, और मैंने भी इस चीज़ को बहुत नोटिस किया है कि हमारी फ़ौज ने वाकई जो है दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी थी। लेकिन मसला क्या हुआ उनके मुनज़्ज़म होने का कि हमें सियासी जमातों का वो किरदार नज़र नहीं आया, और उसकी मेन वजह में ये नज़र आई कि सियासी इस्तेहकाम नहीं था। हर कोई सियासी अपनी मुफादात के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए पॉलिसीज़ को टो करता है, पॉलिसीज़ को ख़त्म करता रहा। इसने बड़ा नुकसान पहुँचाया। क्यों सियासी जमातें अपना किरदार अदा नहीं कर सकी? बहुत शुक्रिया शादिया। यकीनन हम सब जानते हैं कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की ब्रीडिंग हुई है वो सोवियत अफ़गान वार से स्टार्ट हुई। 5वीं दहाई जो है वो भी आधी चली गई, 1979 से लें, और फिर जैसे ब्रिगेडियर साहब ने 9/11 का कहा तो ये उसके बाद जो है उसमें इजाफा हुआ। लेकिन आप देखें कि कुछ दो चीज़ें, ये दोनों चीज़ें हम पे मुसल्लत हुई थी। ठीक है, हमने कोई अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं किया था। सोवियत अफ़गान वार जो है वो भी एक हमारे पड़ोस में हो रही थी, और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो अमेरिका ने आगे लड़ी तो वो भी एक हमारी मर्जी के खिलाफ थी। लेकिन एक चीज़ होती है कि जब आपको किसी कौम को कोई एक चीज़ जो है ना समझ लें कि बजंग आमद वाली बात कि आपको उसका सामना करना ही पड़ता है, तो फिर जो थिंक टैंक होते हैं ना वो उससे एग्जिट प्लान भी बनाते हैं। आई थिंक कि एग्जिट प्लान बनाने में हमारी कमजोरियां हैं। हमने अगर इस चीज़ को गैर दानिस्ता या समझ लें मजबूरन एक्सेप्ट किया हुआ था और अफ़गानिस्तान के साथ जो है अफ़गानियों को रसाई दी हुई थी, लेकिन हमारा एग्जिट प्लान जो है अगर था तो बहुत कमज़ोर था। लेकिन उसका हमने जो आपने सियासी पार्टियों की बात की है, मैं समझता हूँ सियासी पार्टियों ने तो एक नेशनल एक्शन प्रोग्राम बनाया था, लेकिन यह है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें प्रॉब्लम है। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। आप देखें कि बहुत सी हमारी मजहबी जमातें जो हैं वो सियासत में भी हैं। वो मदारस की जो है वो जो आप चाह रहे हैं रिफॉर्म्स, वो नहीं, उसके हक में नहीं है। मैं देख रहा था नेक्टा एक इदारा हमने बनाया जो कि एंटी टेररिज्म के हवाले से काम करता है। अच्छा, वो मैं उसको देखता हूँ कि भाई उसकी वेबसाइट देखूँ या उसका सोशल मीडिया देखूं, मुझे वो इफेक्टिवनेस उसमें नजर नहीं आती जो कि उसको होनी चाहिए, जो उसकी लिंक बनना चाहिए। देखिए इस वक्त जो है अवाम के साथ मुंसलिक होना थ्रू सोशल मीडिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरह बता सकते हैं। आप सिर्फ ये तो नहीं कह सकते कि जो मैंने एक सेमिनार किया है, एक प्रोग्राम किया है, उसकी मैं जो न्यूज़ है वो उसके ऊपर रख दूं। ये पब्लिक को इंगेज करने का एक जो है ना वो रास्ता है। तो लिहाजा जो सियासी जमातों का किरदार हो और इदारों का किरदार हो, इदारा आपके सामने है, नेशनल एक्शन प्लान के 20 नकात भी आपके सामने हैं, और उसके बाद आप देखें कि उसके ऊपर जो एक सीरियसनेस है वो नहीं है। वो आप अभी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आज़म है, और जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने एक, आपको याद होगा कि एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करके सबका कंसेंसस लिया 2014 में, 14 में, और उस वक्त सारे ही लोग उसमें शामिल हुए थे। मैं वहाँ पे मौजूद भी थी। हाँ, और कोई नहीं कह सकता कि हमने उसकी मुखालफत की है। जी। अगर जो इस वक्त मैं यही तो बात आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या वजह है, यानी नेशनल डायलॉग तो होना ही चाहिए ना। ये कोई आपका मेरा कोई जाती मसला नहीं है। आपने कुछ मजहबी लोगों का जिक्र किया, हम क्यों इस डाउट में हैं? ये डाउट क्लियर होना चाहिए कि भाई ये जंग मेरी तेरी नहीं है, ये हम सब की जंग है। दहशतगर्दी से मुल्क को नुकसान हो रहा है। देखिए, जो पॉलिटिकल एक कंटिन्यूटी होती है ना, बिल्कुल, उसके अंदर अगर कोई डिस्टरबेंस आती है तो वो ये आपके सवाल का जवाब आ जाता है कि उसके अंदर सारा वो जो है ना वो प्रॉब्लम आ जाती है। हम इसमें
जो है ना किसी एक पार्टी का नाम लें, कोई भी जो है ना कंटिन्यूटी जो है ना वो रहे तो फिर इम्प्लीमेंटेशन होती है। लेकिन कम से कम एक एग्जांपल जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो नेक्टा की रख रहा हूं कि वो तो एक इदारा तो बना हुआ है ना, लेकिन उसकी जो इंगेजमेंट है अवाम के साथ वो बहुत कमजोर है। आप उसको विजिट करके देखें, आप उसका चेक करके देखें कि देखें वो पब्लिक को कितना अवेयरनेस जो है ना वो दे रहा है। एक प्रोग्राम को आपने सिर्फ रिपोर्टिंग करने के लिए आपका सोशल मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया जो है वो अवाम को अपने साथ मिला के चलने का है। जब आप थॉट्स उस तक पहुंचाते हैं कि भाई आप उसमें बताते हैं कि ये जो चीजें जो हम करने जा रहे हैं इसके फवायद क्या हैं और जो हमारे दुश्मन हैं वो क्या किस लेवल पे जो है वो काम कर रहे हैं। अभी आप देखें कि कितना एक शॉकिंग किस्म की सूरत हाल जो है वो पारा चिनार में हुई है और कितने लोगों को जिस तरह वो लोग सोशल मीडिया को कितना नेगेटिव यूज करते हैं, किस तरह वो वीडियोस जो हैं वो अपलोड करते हैं और एक हरासमेंट क्रिएट करते हैं। टेररिज्म तो होता ही ये है कि आप फियर क्रिएट करते हैं अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के करने के लिए। डिजिटल टेररिज्म को भी खत्म किया अब देखें अब सबसे बड़ी बात ये देखें जो वो लोग जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन पे रह के ये काम कर रहे हैं, हम क्यों नहीं रोक पा रहे उन्हें? इसका मतलब है कि कोई हर्डल्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। तो और फिर एक चीज और है शाजिया, इसके साथ ही वो जुड़ी हुई है, वो ये है कि जो अभी तक का आप देखें एक हमारा पिछले 6 से 8 साल का जो अरसा है उसमें हमने सजाएं कितनी दी हैं। क्या टेररिज्म में जो लोग पकड़े गए तो उनको इम्प्लीमेंटेशन कितनी हुई है सजाओं पे? वो एक बहुत बड़ा इशू है कि आप सजा के बगैर कैसे जो है वो लोगों को इसी वजह रोक से सकते तो हैं। हमें करार साहब लगता है कि हम वही मैंने जो बात की, हम इतने ऑपरेशन कामयाब ऑपरेशन किए हैं और दुश्मन का नेक्सस तोड़ा है, लेकिन उसके बाद वो मुनज़्ज़म हो, और यही हमारी लूप होल्स रही हैं। जुडिशली उस सिस्टम का भी बात कर रहे हैं या फिर हमारे दीगर सियासी जमातें उनका भी बात कर रहे हैं। तो इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए और हुकूमत तो चाह रही है कि आए भी बैठक करें। शहबाज शरीफ साहब ने अगर जब इकोनॉमी की हमने बात की तो उन्होंने कहा जी आए मिसा के मईशत करें, इस वक्त भी वो यही दावत दे रहे हैं। लेकिन ये तो हमें बीइंग ए नेशन सोचना चाहिए ना, क्योंकि उसके कोई फ्रूटफुल अभी कोई भी ऑपरेशन कर लें वक्ती तौर पे खत्म हो जाएगा, फिर वो नई लहर मुनज़्ज़म, क्योंकि आप दहशतगर्दों पे जब अटैक करेंगे वो उससे ज़्यादा रिटेलिएट करता है। आप सही कह रही हैं, लेकिन जैसे अभी नेक्टा की मिसाल दी है मुबशर मीर साहब ने, मुल्ला फजलुल्लाह ने सवात के अंदर जो लोगों को अपने साथ में लाया था, एक साइकिल पे अपना FM रेडियो लेके ये फिरा करता था। जी जी। और आप देखें कि सवात की जो सरहदें हैं वो अफ़गानिस्तान के साथ नहीं लगती। हमारा वज़ीरिस्तान का, खैबर का इलाका, कुर्रम का इलाका वो तो अफ़गानिस्तान से लगता है, लेकिन सवात बिल्कुल अलग था। तो एक FM रेडियो वो एक साइकिल पे छोटा सा डब्बा लेके फिरता था और पूरे सवात उसके साथ हो गया था। तो सबसे पहले तो ये जैसे इन्होंने नेक्टा का कहा, गवर्नमेंट के जितने भी अदारे हैं इसमें मुलव्वस हैं जिन्होंने ऑपरेशन में हिस्सा लेना, अवाम की फलाह बहबूद के लिए, अवाम के नॉलेज के लिए उन्होंने दो चीज़ें लेनी हैं। एक तो फलाह बहबूद मैंने क्यों कहा है कि जहाँ पे आपने ऑपरेशन होना लोगों को पता हो जाए। सवात में हुआ, पूरी की पूरी आपने आबादी बाहर लाए, उनके लिए आपने प्रॉपर रिफ्यूजीज कैंप किए, बनाए वहाँ पे। इसी तरीके से आपने नॉर्थ वजीरिस्तान से, साउथ वजीरिस्तान से जिन लोगों को लाए उनके आपने पहले कैंप बनाए। अच्छा, यहाँ पे आपने लोगों को बताना है कि एक तो उस तरह का ऑपरेशन नहीं है, और खुदा ना खास्ता अगर किसी छोटी आबादी में छोटा मोटा ऑपरेशन करना भी पड़े तो आपके लिए अल्टरनेट हमारे पास कैंप मौजूद है, आपके लिए छत मौजूद है। लोगों को साथ मिलाएं, पब्लिक को, और उसके लिए सोशल मीडिया और गवर्नमेंट के अपने अदारे हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो, चाहे वो सियासी पार्टियां हैं चाहे वो मजहबी पार्टियां हैं, उनको साथ मिलाएं और जितनी जल्दी शुरू करें। जितने इसको डिले करेंगे ना कन्फ्यूजन बढ़ेगी, और उनको दुश्मन को पता चल रहा है जितना आप दुश्मन को टाइम दे देता है वो मुनज़्ज़म हो जाता है जी। वो उससे बेहतर हथियार लेता है, उससे बेहतर ट्रेनिंग शुरू कर देता है। लेट्स से कि अगर इसको हफ्ते बाद शुरू करना है आपने तो वो बेहतर ट्रेंड नहीं होंगे जो हमारे मुखालिफिन हैं, दहशतगर्द है। लेकिन आप उसको 3 हफ्ते बाद शुरू करेंगे तो और ट्रेनिंग ले लेंगे। तो उसको जितनी जल्दी करें बेहतर है। बिल्कुल सही बात की आपने। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है डायरेक्टर पाक चाइना स्टडीज सेंटर ISSI तलत शब्बीर साहब। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया सर। गुफ्तगू आप सुन रहे हैं सर, इस वक्त टेररिज्म एक दोबारा एक सर चढ़कर बोल रहा है, और जिस तरह हम देख रहे हैं कि KPK और बलूचिस्तान में अटैक्स हो रहे हैं सर, हमारे सिर्फ सिविलियंस और हमारे फौजी इसमें शहीद नहीं हो रहे, बल्कि अगर CPEC के कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाए तो चाइनीज़ को टारगेट किया जा रहा है। दीगर जो हमारे मौशी जो प्लान है उनको सबूताज करने की बात की जा रही है। ये कितना ज़रूरी है इस वक्त कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम किया जाए? तलत साहब आपको आवाज़ आ रही है सर? तलत साहब से हमारा राब्ता बहाल नहीं हुआ।
दोबारा उनको कांटेक्ट करते हैं। तो मुबशिर मीर साहब, वही बात आ जाती है कि इस वक्त हम जितने भी मुआशी प्लान लेकर आ रहे हैं और जितनी एफर्ट इस वक्त की है इकोनॉमी, वो कहते हैं ना कि एक सिफारती चैनल चलाया जा रहा है, हम तो नताइज हासिल ही नहीं कर सकते। उधर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं या सीपेक का काम होता है, उधर जो है दुश्मन अनासर जो है उस पर कार्रवाई कर देते जी हैं। बिल्कुल, ये तो आप समझ लें कि एक बड़ी पढ़ी लिखी सी बात है और बड़ी एबीसी वाली बात है कि किसी जगह पे अमन नहीं होगा अगर, तो वहाँ पे कारोबार नहीं हो सकता और बिल्कुल। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होती। और ख़ास तौर पे जब आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और फिर जब के कुछ फॉरेनर्स के ऊपर जैसे आपने सवाल किया तलत साहब पे, कि वो यही है कि भाई अगर सीपैक में काम करने वाले इंजीनियर्स जो हैं वो निशाने पे आए, या हमारे उधर डैम बन रहा था उधर वो निशाने पे आए, अदरवाइज भी उनके ऊपर पहले भी हमले हुए। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में जो चीज़ आपने पहले भी रखी है और वो है पूरी कौम का मिल के काम करना। और पूरी कौम में मिल के काम करने में सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम ज़्यादा वेटेज इसलिए देते हैं कि वो मोबिलाइजेशन जो होती है पब्लिक की वो ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बात कहूँ कि देखें, जो हमारी नौजवान नस्ल है वो इसमें बड़ा रोल प्ले कर सकती है। नौजवान नस्ल भी बड़ा रोल प्ले कर सकती है, लेकिन यह है कि आपने उन पर एतमाद करना है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन बाद दफ़ा हम देखते हैं ठीक। कि मतलब उन पे ट्रस्ट लेवल जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि वो नहीं किया जा रहा होता। और वो ऐसे किया कि अभी देखें कि लोगों को बड़ी कम्युनिकेशन में जो रुकावटें हैं, और कम्युनिकेशन में अभी रुकावट क्या है, लोग नौजवान नस्ल कहाँ से अब जो ऑनलाइन इस वक्त जॉब्स कर रही है, वो ज़्यादा पैसा जो है वो अगर कुछ कमाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें हमारी फिगर्स भी आई हैं कि वो आईटी के थ्रू लोगों ने पैसा जो कमाया है वो बाहर से ज़्यादा कमाया है। लेकिन ये है कि हम उन पर वो ट्रस्ट नहीं कर रहे। हम समझ रहे हैं कि ये कोई मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं। कोई जो लोग कर रहे हैं उनको तो आप पकड़ लें, वो तो पकड़ना कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, डिजिटल सिस्टम में यही एक जो है ना वो खूबी है कि अगर कोई जो है वो गड़बड़ कर रहा है तो वो आइडेंटिफाई हो सकता है, वो चुप के नहीं कर सकता। ठीक। लेकिन एट लार्ज जो लोग काम कर रहे हैं उनको मेरा ख्याल उनके ऊपर ट्रस्ट किया जाए, और पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी पे ट्रस्ट किया जाए। ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक कसीर तादाद मुल्क को पैसा दे रही है। आप देखें 30-32 अरब डॉलर आपकी एक्सपोर्ट से ज्यादा पैसा जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी देता है। तो जब तक हम ट्रस्ट लेवल जो है रियासत और शहरी का जो ट्रस्ट लेवल है आप उसे इंक्रीज करेंगे तो वही आपकी फोर्स है। ये दहशतगर्दी के खिलाफ ये अवाम ही लड़ेंगे और लड़े भी हैं। मैंने यही बात की थी करार साहब कि दहशतगर्द को तो फौजी मार देते हैं, हमारे पुलिस एहलकार मार देते हैं, लेकिन जो दहशतगर्दी है उसको मारने के लिए तो पूरी नेशन को जो ना, वही नेशन डायलॉग वाली बात है। हमारे साथ तलत साहब मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तलत साहब, आप गुफ्तगू तो सुन रहे होंगे सर? जी मैं थोड़ी सी सुन सका हूँ। अच्छा सर, हम बात कर रहे हैं यही कि इस वक्त जो हमें इकोनॉमी रिवाइवल हमारे मुल्क में आ रहा है और बड़ी एफर्ट की जा रही है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी चलाई जा रही है, उसके फ्रूटफुल नताइज भी आ रहे हैं, सीपैक का जो फेज 3 भी शुरू हो रहा है। अब आपको क्या लग रहा है ऐसे में जिस तरह से दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ, ये कितने तशवीश का बाइस है? देखिए जी, सबसे पहले इस पे बात करने के लिए कि दहशतगर्दी कितना बड़ा खतरा होती है किसी मुल्क की इकोनॉमी के रिवाइवल में या उसकी तरक्की में, जो सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है आपकी, अभी आप एक्सपेक्टेशन है आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी, लोग आपके मुल्क में आएंगे, इंडस्ट्री रीलोकेट होगी चाइना के बैन की सूरत में, तो ये नामुमकिनात में से है कि अगर आप सिक्योरिटी और दहशतगर्दी यहाँ पे रहेगी और लोग आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएंगे, ये ऐसा नहीं होगा। अभी जब ये हम देखते हैं कि इसकी जो दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ हैं उनमें तेजी पकड़ ली अचानक, जब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि सीपैक को रिवाइव किया जाए, चाइनीज लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं, चाइनीज इंटरेस्ट शो करना शुरू हो गए हैं कि हम सीपैक को रिवाइव करते हैं पाकिस्तान में। तो ये दहशतगर्दी इस वक्त बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, इस वक्त दहशतगर्दी का ये होना तशवीश का बायस है। देखिए, मैं एक जो पिक कर सका हूँ आपके साथ जो मोहतरम बैठे हुए हैं उनकी बात और आपकी भी उसमें इंटरवेंशन, कि दहशतगर्द तो कोई शख्स कर सकता है खत्म, लेकिन दहशतगर्दी जो है वो होल ऑफ द नेशन अप्रोच से खत्म होगी। और होल ऑफ द नेशन अप्रोच क्या है कि आपके सारे लोग, सारी सियासी जमातें, सारे इदारे ऑन बोर्ड होंगे और एक पेज भी होंगे तो ये इस पे एक्शन होगा। अगर आपने देखिए, बात यह है कि पहला जो क्वेश्चन है वो किसी एज अ पाकिस्तानी मुझे किया जाए कि जी आप बताइए कि दहशतगर्दी इस मुल्क के लिए कैसी है, तो कौन कहेगा कि ये दहशतगर्दी ठीक नहीं है?
जब आप समझते हैं कि एक प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व करना है, या एक प्रॉब्लम है विच इज जेन्युइन प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम को हल किए बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकेंगे, तो मेरे ख्याल में फिर इस कंसेंसस की भी ज्यादा जरूरत नहीं होनी चाहिए, मैंने नहीं करनी चाहिए कि हम सारे एक पेज हो जाएंगे कि दहशतगर्दी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी जिस पे हमें काम करना चाहिए। तो ये बहुत अहम है। क्योंकि आपने सही बात की तलत साहब, नेशनल डायलॉग जो है वो बहुत जरूरी है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, इवन अवाम को तो साथ रखना ही रखना, और अवाम हमेशा साथ ही रहे, सब मुल्की मुफाद के लिए और मुल्क के लिए सोचे। लेकिन सर एक और जो चैलेंज नजर आता है वो अफगानिस्तान के हवाले से है। हमारा भाई है, हमने उसको बहुत सपोर्ट किया है, वो आपको पता है एक थैंकलेस जॉब होती है ये, आप किसी के साथ अच्छाई करें आज के दौर में। एनीवेज, अफगान तालिबान हुकूमत जो है, हम तो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि वो जब आएंगे तो बड़ा उन्होंने कहा था कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि खुल्लम खुल्ला वहाँ पर जो अस्करी मुनज़्ज़म जो तंजीमें हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है, और कितने बार अटैक कर चुका है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की इस वक्त क्या पॉलिसी होनी चाहिए? एक तो सबसे पहले तो हमें अपने कॉन्सेप्ट ठीक करने चाहिए कि मुल्कों के अपने इंटरेस्ट होते हैं, मुल्कों में कोई भाईचारा नहीं होता, उनके अपने मफादात होते हैं जिसके लेंस से वो अपने मफादात देखते हैं। और कोई जो अफगानिस्तान से एक्सपेक्टेशन थी, खैर मैं एज अ पर्सनली मुझे इतनी ज्यादा नहीं थी जो लोग समझ रहे थे। अच्छा। देखिए एक चीज बहुत अहम है, पीस जो है जितना अफगानिस्तान के लिए जरूरी है, जितना पाकिस्तान के लिए, इतना ही अफगानिस्तान के लिए जरूरी है। अफगानिस्तान भी आगे नहीं बढ़ पाएगा अगर पीस नहीं होता। अफगानिस्तान अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती से पिछले चंद माह में कुछ ऐसे वाकयात हो गए कि जो तलखी है दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ गई, और इसका नुकसान अगर ये अफगानिस्तान के हमारे भाई ये सोच रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान को होगा, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में उनको थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है, उनकी कॉन्सेप्ट इसके ऊपर क्लियर नहीं है। देखिए खित्ते में अमन के लिए अफगानिस्तान का पीस जरूरी है, लेकिन अफगानिस्तान के पीस के लिए पाकिस्तान में पीस भी जरूरी है। ये सिर्फ यूनिलैटरल नहीं होगा, ये रेसिप्रोकल होगा। यहाँ अगर हम सोच रहे हैं कि अफगानिस्तान को काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स जो पाकिस्तान कर रहा है उसमें मदद करनी चाहिए, तो अफगानिस्तान को ये समझना चाहिए कि ये क्यों कह रहे हैं हम। देखिए मैं चूंकि मेरी चाइना में तालिब इल्म हूँ, मैं चाइना स्टडीज का, मुझे अंदाजा है कि चीन भी अफगानिस्तान में इंटरेस्ट ले रहा है। वो चीन के लिए भी और पाकिस्तान के लिए ऑफ कोर्स ये जरूरी है कि अफगानिस्तान में अमन हो। और अफगानिस्तान में अमन कैसे हुआ? तब होगा जब अफगानिस्तान की जो लीडरशिप है, उन्हें जो इंटरनेशनल कम्युनिटी से वादे किए थे कि आपकी जमीन से टेररिज्म ग्रो नहीं करेगा, आपकी जमीन से टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं होंगी, और काउंटर टेररिज्म में आपने दुनिया की मदद करनी है, तो इस वादे पे तो वो खड़े नहीं हो सकते। लेकिन सर बात वही आ जाती है कि अभी हमें दुनिया का भी वो कहते हैं ना दोहरा एक चेहरा नजर आता है। अफगानिस्तान में जिस तरह हम देख रहे हैं कि वहाँ पे मुनज़्ज़म अस्करी जो ग्रोह है वो स्ट्रांग हो रहा है, उनको सपोर्ट भी तो दी जा रही है। दूसरी तरफ दूसरे ममालिक से अफगानिस्तान में एक फाइनेंशियल अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे तो वो भी एक सवालिया निशान बन जाता है कि आपको ये वाली फंडिंग या सपोर्ट रोकनी चाहिए फाइनेंशियली। देखिए जो ये मामलात हैं, मैं सोचता हूँ कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ना वो बहुत प्रागंदा हो चुकी है इस मामले में। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लोगों के स्टैंडर्ड्स हैं वो ये नहीं देखते कि आपके इस सपोर्ट से, आपके इस एक्शन से, या आपके मफादात का जो हल जिसमें आपको अपना मफाद नजर आ रहा है, वो शायद बहुत सारी कौमों का, बहुत सारे मुल्कों का मफाद नहीं है। अभी ये जो आपने बात किया है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल रिलेशंस में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है और ये जो मुसलसल दूसरों को नीचा दिखाने की एक रविश है, ये बहुत अभी जोर पकड़ गई है, जिसकी वजह से ये यहाँ मसला होना शुरू हो गया। अब देखिए मेरा ये ख्याल है कि अफगानिस्तान के अमन के लिए जरूरी था कि इंटरनेशनल पावर्स जो बड़ी ताकतें हैं दुनिया में, वो अफगानिस्तान की हेल्प करके उनको मेन स्ट्रीम में लाते। अब अफगानिस्तान को वो ना तो मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं, उसको रिकग्निशन दे रहे हैं एज अ स्टेट, ताकि उसके जो बाकी मामला हैं वो चलना शुरू हो जाए। ना ही तालिबान की तरफ भी गलती यह है कि तालिबान भी अपने आप को इस तरह अफगान की जो लीडरशिप है वो भी इतना नहीं कर पाए कि वो दुनिया के लिए काबिल कबूल हो जाए। देखिए ये जो उन्होंने प्लेजेस किए, उन्होंने वादे किए, इससे न सिर्फ दुनिया की एक्सपेक्टेशन भी पूरा उतना था, बल्कि इसके लिए जरूरी था कि उनके अपने मुल्क में भी तो ऐसी रिफॉर्म्स होनी चाहिए ना, जहाँ पे वो उनके मुल्क में भी एक स्टेबिलिटी सोशल इस लिहाज से आएगी कि वहां से काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स जो है ना वहाँ पे कामयाब हो, और ये जो टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे पनप रही हैं
उनको सर अभी इस तो तरह की यूएन encouragement ना की मिले। रिपोर्ट आपने देखी होगी, उसने तो कहा है कि अफगानिस्तान में तो आमाजगाह बन चुका है ये जो मुनज़्ज़म गिरोह है अस्करी डेफिनेटली पसंद। डेफिनेटली देखिए डेफिनेटली, और पाकिस्तान सबसे बड़ा विक्टिम हो गया उसका। जी। देखिए जितना ये पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटी खुसूसन हमारे नॉर्थ में हो रही हैं, ये सब सारी एक्टिविटीज जो है वो इसलिए हो रही हैं कि अफगानिस्तान जो है अमाजगाह बन गया दहशतगर्दों की, और दहशतगर्द उस जगह को प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां कर रहे हैं। तो हमारे लिए भी जरूरी है कि अगर अफगानिस्तान गवर्नमेंट इसमें तावन करे या ना करे, हमारे लिए जरूरी है कि हम इसके खिलाफ एक्शन करें, वरना देखिए हमारे तो कोई जितने मंसूबे हैं वो तो कामयाब नहीं हो सकेंगे, बिकॉज उसमें देखिए उस सारे मंसूबों में तरक्की के जितने मंसूबे हैं, मैशर के जितने मंसूबे हैं, वो फॉरेन हेल्प से होते जी, हैं। फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल चाइनीज से होते हैं। अगर चाइनीज यहाँ पे लोग, उनके इंजीनियर्स, उनके वर्कर्स यहाँ पे थ्रेटन फील करेंगे, तो वो तो हम तो रुक जाएंगे। हम तो बिल्कुल, हमारी तरक्की का पहिया तो रुक जाएगा। ये तो बिल्कुल पाकिस्तान को सूट नहीं करता। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो इसमें इस्तेकाम है या जो इस तरह की टेररिस्ट की कार्रवाइयों, दहशतगर्दी कार्रवाइयों का जो ऑपरेशन है, ठीक। उस पर एक पेज पे आना इसलिए जरूरी है कि हमारे लिए जरूरी है कि अमन हो हमारे मुल्क में। ठीक, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया तलत साहब, आपने वक्त दिया। करार साहब, अभी नसरुल्लाह को पकड़ा था तो उसने एतराफ़ किया इस बात का कि BLA BLF TTP को मतलब एक ज्वाइन कर रहा है, और खुजदार में ये इस तरह के हमने अटैक्स भी देखे। दूसरा, इंडियन एम्बेसी को इस्तेमाल किया जा रहा है अफगानिस्तान में, वहाँ पे मीटिंग्स होती हैं। ये तो खुद वो एडमिट कर रहा है नसरुल्लाह को जब पकड़ा गया। तो ये यूनाइटेड नेशन ने भी रिपोर्ट दी है कि अफगानिस्तान को क्यों बावर नहीं कराया जा रहा है, क्यों पाकिस्तान तो मुस्तकिल कह रहा है कि भाई आप अपनी सरजमीन से ख़त्म करें ये सिस्टम, लेकिन अफगानिस्तान मानने को तैयार नहीं है। शाहजहा देखें, अशरफ गनी के दौर में इंडिया ने कितनी इन्वेस्टमेंट की, और जब अमेरिकन अफगानिस्तान को छोड़ के गए तो इंडियन के लिए लोग कहते हैं कि जी सफ़े मातम बिछ गई कि इंडिया का जो भी वहाँ पे मुनज़्ज़म सिस्टम चल रहा था वो फेल हो गया। अच्छा, चूँकि जैसे अभी हमारे भाई ने कहा, डॉक्टर साहब ने, कि दुनिया का भी काम था जब अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ के गया, तो उनको आगे बढ़ने के लिए, उनके हालात बेहतर करने के लिए उनकी उंगली छोड़ता ना। अच्छा, सर वो तो अपने वेपन छोड़ के चले गए, हाँ। जो हमारे ऊपर अटैक में इस्तेमाल हो रहे हैं। अभी हुआ क्या कि इंडिया ने दोबारा वो अपने जो शुरू में अपने ग्रोह छोड़े थे, वहाँ पे जो नेटवर्क बनाए थे वो उसने दोबारा एक्टिवेट कर लिए। अच्छा, हमारे अपने लोग, जैसे मैंने अभी शुरू में एक मिसाल दी थी मुल्ला फजलुल्लाह की, कि आपने लोगों को बताना होता है, खाली ये नहीं अपने कौम को तैयार करना कि जी दहशत गर्दी के खिलाफ आपने जो भी एक्शन लेना ज़रूरी है, आपने एक ऐसा नेटवर्क बनाना है जो दहशत गर्दों के अंदर जाके उनकी ज़ुबान, लेट से बलोचों की बात है, BLA की बात है, तो आपके अपने सोशल मीडिया से, आपके अपने नेटवर्क से जो नौजवान BLA की तरफ से लड़ रहे हैं उनको बताएं कि यार आपको गलत फीड किया गया है, जो आपको बताया गया है कि हमारे बलूचिस्तान में तरक्की से आपका नुकसान होगा, आपका फायदा होगा। इसी तरीके से जो अफगान सर अब तो वहाँ जो तालिबान है, प्रोजेक्ट्स है उस पे तो इंगेज किया जा रहा है हमारे बलूच भाइयों को। नहीं, मेरा ख्याल अभी भी बहुत इसमें काम करने की काम तो जरूरत है। करनी, लेकिन आगाज तो हो गया है। बहरहाल। अपने मुल्क में इत्तेहाद पैदा करना, सियासी पार्टी में, अवाम में, और उनके लोगों में शऊर पैदा करना बहुत जरूरी है। वो पैरेलल बहुत जरूरी है। वहाँ के लोगों में जो लड़ रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे तालिबान हो चाहे बलोच हो, उनमें शऊर पैदा करना कि भाई आपको जो लोग ये रास्ता जिस काम पे लगा रहे हैं ये गुमराह लोग हैं और आपको भी गुमराही की तरफ लगा रहे हैं, और उन्हीं के जुबान में नेटवर्क होना चाहिए। वो इंशाल्लाह थोड़ा सा एफर्ट होगी तो हो जाएगा ये काम। चलिए मुबशिर, हमें ये तो समझ में आता है कि अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान ने दिल खोल कर रखा, इतने अरसे मेहमान नवाजी की। अब पाकिस्तान थोड़े सख्त एक्शन ले रहा है, क्योंकि वही बात आ गई कि हम जिस इकॉनमी रिवाइवल पे जा रहे हैं, हमारे लिए ज़रूरी है कि पीस होना चाहिए, और उसके लिए अफगानिस्तान की इंसर्जेंसीज ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन अभी जैसे ताजरों के हवाले से, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बात की कि अफगानिस्तान आएंगे तो पासपोर्ट लाजमी हो गए, सारी चीज़ें, अफगानिस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा, वो इसको बिल्कुल ही नेगेटिव उस पर ले रहा है, एक प्रोपेगेंडा कर रहा है, और उसके पीछे किसका हाथ है ये भी हमें पता है कि इंडिया रॉ एजेंसी मुलव्वस से सारा कुछ है। अभी हाफिज गुल बहादुर ने किस तरह कैंट बनू में अटैक किया, ये भी UN की रिपोर्ट में है कि ना सिर्फ वहाँ पे आमाजगाह है अफगानिस्तान, बल्कि टेररिस्ट को सपोर्ट किया जा रहा है, अलकायदा उसको ट्रेन कर रही है। तो ये पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये तो इतने बड़े इदारे, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन से ये बात सामने आ रही है। अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि एक फोरम जो है वो पहले जो है वो एक्टिव किया गया था, और उसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना और अमेरिका, ये 4 ममालिक का एक डायलॉग जो है वो कुछ अर्सा पहले जब शुरू में जो चीज़ें हो रही थी तो उस वक्त हुआ था। अब जब से ये हमारा ये सिलसिला जो डिस्टर्बेंस का शिकार हुआ है, तो
तो हमने उस फोरम से इस्तेफादा नहीं किया। तो आप देखें इस खित्ते के अंदर जो एक चीज़ हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से ज़रूर समझनी चाहिए कि जहाँ पे चाइना के इंटरेस्ट हैं उस तरह अमेरिका भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। अब ये नहीं हम कह सकते कि वो अफ़गानिस्तान से जाने के बाद उसके इंटरेस्ट नहीं है। तो जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट मैं उसे अगर कहूँ तो वो ये ज़रूर है कि उसको भी कहीं ना कहीं अपनी पोजीशनिंग जो है ना वो रखनी है। इस वक्त चाइना की भी इन्वेस्टमेंट जो है वो अफ़गानिस्तान में हो रही है। जी जी, हम चाइना की मदद से भी अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ जो है वो डायलॉग कर सकते हैं, बिल्कुल। और उसे चीन ने उसे सालिसी उसे का एंगेज किरदार बड़ा कर अच्छा सकते अदा हैं, किया है सब कर जगह। सकते हैं। जैसे कि आप देखें चाइना ने इसी खित्ते के अंदर अमन की खातर ही ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो है वो एक सुलह कराई और वो बड़ी पायदार सुलह हुई है, वो आगे बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर डेवलपमेंट हो चुकी है, सफारती ताल्लुकात बड़े आगे तक जा चुके हैं। तो अभी ये जो एक पोजीशन जो है इस वक्त हमारी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग उनके साथ जो है वो क्रिएट हुई है या जो भी वजूहात हुई हैं तो इसमें चाइना का रोल बड़ा हो सकता है। एक और चीज़ है कि देखें ये जो टेररिज्म है ना ये हमें इस हवाले से भी सूट नहीं करता, ख़ास तौर पे इकोनॉमी के अलावा, क्योंकि हम एक एटॉमिक पावर है। देखें पहले जब स्वात ऑपरेशन किया गया था 2010-11 की बात मैं कर रहा हूँ, तो उस वक्त भी ये एक थ्रेट क्रिएट हुआ था और दुनिया ने इसके ऊपर बात करनी शुरू कर दी थी कि पाकिस्तान एटॉमिक वेपन रखता है और कहीं वो आगे ना आ जाए और ये ना आ जाए वो हो जाए, ठीक है। तो ये खतरा हमें हमेशा ही रहेगा। तो लिहाजा ये जो टेररिज्म जो है इसको किसी लेवल पे ख़त्म करना और बहुत ज्यादा लेवल पे जाके इसको एड्रेस करना जो है ये हमारी अपनी उस हवाले से भी जरूरत है। देखें जो पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क हैं उनमें सारे फहरिस्त लेकिन भारत बात में यूनानिमिटी क्यों इतना बड़ा चैलेंज बन गई है? देखिए वो यही है कि देखें जब आप पॉलिटिकली जो डिसीजन है वो पॉलिटिकल तरीके से अगर हल किए जाएं तो फिर मेरा ख्याल है जो है ना वो आपस में जो एक यूनिटी है वो क्रिएट होती है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान अगर पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं वो अगर ताकत से हल करने की कोशिश की जाएगी तो फिर प्रॉब्लम आएगी। इस वक्त जो पॉलिटिकल मामलात है वो मेरा ख्याल है उसको पॉलिटिकल तरीके से हल करना चाहिए। अगर एक डिसीजन जो है वो अभी आप देखें ना बहुत सा अभी भी अबहाम कितना आ रहा है कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन में बड़े अबहाम आ रहे हैं, लेकिन उसको अबहाम को दूर करना चाहिए, वो बातचीत से होने चाहिए। फिर उसके अलावा अगर कोई और चीज है कि आप देखें पाकिस्तान के अंदर अगर आप बात करेंगी तो मैं थोड़ी सी इसको जो है ना और ओपन करके बात करता हूं कि पाकिस्तान में अगर कोई सियासी कैदी हैं तो उनके ऊपर भी बात होनी चाहिए, उसके ऊपर भी हमें डिस्कस करना चाहिए। बात तो खैर वो सियासी पार्टियों को भी वो तो होना आप चाहिए। कह रहे हैं ना मुज़ाकरात के लिए कितने बार है। हुकूमत ने और सबने मुज़ाकरात की बात की, वो यू टर्न ले चुके। चलें देखिए, ये एक दावत हमारे होती है, टॉपिक से हट के बात हो जाएगी। सर लेकिन एक एक दावत- बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि बलूचिस्तान में जैसे सर ने कहा कि बलूची भाइयों को हम किस तरह एंगेज करें, उनकी काउंसलिंग करें, क्योंकि वहां पर तो उनकी जहन साजी की जा रही है। और आपको याद होगा आर्मी चीफ बार बार ये बात कर चुके हैं कि ये जो डिजिटल टेररिज्म है इसमें मकसद यही है कि जहन साजी की जाए, तफरकात पैदा किया जाए, मुल्क दुश्मन अनासर के साथ इनको मुलविस करा दी जाए। कोई आपके पास सजेशंस ऐसी है कि हम अपने जो नाराज बलोच भाई हैं उनको पाइपलाइन में लेकर आ सके? पाइपलाइन में लाने का तो वही तरीका होगा कि आपको उनके जो है वो ग्रीवेंसेस जो हैं वो दूर करने पड़ेंगे। देखिए एक बड़ी आम बात है, ये ट्राइबल सोसाइटी के एक अपने नॉर्म्स होते हैं, उनको एंगेज करने का एक अपना तरीका होता है, ठीक है। और जो आपकी जो अर्बन सोसाइटी होती है उसका एक अपना होता है। आप देखिए कराची में भी तो अमन कायम हुआ ना, बड़ा ठीक है स्ट्रीट क्राइम्स को एक साइड पे कर दें, लेकिन जो एक बहुत ही मुश्किल वक्त था उससे पाकिस्तान बाहर निकला। तो क्या हुआ कि मसलन ऑपरेशन क्लीन अप करना पड़ा, ये भी आपको पता है, जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ा। अब आपने जो सियासी कैदियों की बात की, अगर वो मतलब 9 मई वाले वाकयात करेंगे तो फिर उनको किस तरह ये अब अगर आप वो बात करेंगी तो फिर उसकी तहकीकात करें, जो उसके मुलव्विस है बात की मैं उसकी बात का जवाब अगर वो मुलव्विस है, जो मुलव्विस है उनको सजा दे। देखिए मैं तो पहले ही बात कह रहा हूँ, शुरू में कह रहा हूँ कि जो टेररिज्म में मुलव्विस है उसको जिनको सजा हुई है आपने उन पे इंप्लीमेंट नहीं किया अभी तक, उन पे भी इंप्लीमेंट कर लें। कितने हो गए जो जिन दहशतगर्द तंजीमों की हम बात कर रहे हैं, उन दहशतगर्द तंजीमों के कई लोग हैं जिनको सजाएं सुनाई गई हैं, उन पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो हमारे इदारे पे बात आ जाएगी, जुडिशरी पे बात आ जाएगी ना, जुडिशरी पे नहीं, जिनकी सजा सुना दी गई है उन पे अमल दरामद भी तो रुक गया ना। एक सिस्टम में है फेलियर, सिस्टम में फेलियर है, इस बात उसी को को दुरुस्त करना जाए। पड़ेगा। देखें जो बलोचिस्तान की आप बात कर रहे हैं, देखें एक बड़ी आम बात है कि गवादर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ना वो ऑपरेशनल होने वाला है, उसकी टेस्ट फ्लाइट्स भी हुई हैं, लिहाजा उधर
उसका जो प्रेशर है वो हमें समझ आ रहा है कि उस चीज को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस चीज को रोकने के लिए जरूरी है कि जो भी ठीक है। होते करार हैं साहब, अभी मामलात होते हैं उनको आप डायलॉग के जरिए ही हल कर सकते ये हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो मामलात हैं जो सर्द होते जा रहे हैं, पाकिस्तान बहुत काम एंड क्वाइट तरीके से हैंडल करने की कोशिश भी कर रहा है, ऑल्दो के अफगानिस्तान में जाके वो कार्रवाई भी कर सकता है, इतना राइट्स है उसको कि अगर उनकी सरजमीन इस्तेमाल की जा रही है तो। सर, चीन का जो रोल है वो हम बड़ा इंपॉर्टेंट देख रहे हैं क्योंकि उनके अपने बड़े मुआशी मुफादात हैं। चीनी सिक्योरिटी के हवाले से भी उनको बड़ा कंसर्न है और पाकिस्तान को बड़ा जोर दिया गया है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराम की जाए, पाकिस्तान कर भी रहा है। बात वही आ जाती है कि चीन क्या सालिसी का किरदार अदा कर सकता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। देखिए, चीन का जैसे आपको पता है CPEC को उन्होंने बढ़ा दिया अभी, और वो अफगानिस्तान सेंट्रल एशियन स्टेट के थ्रू यूरोप तक उस कॉरिडोर को लेके जा रहा है वो। तो चीन को पहले तो आप ये यकीन दिलाएं ना कि उनके जो लोग यहाँ पे हैं उनको आप सिक्योरिटी जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो इफेक्टिव है कि नहीं। जब उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनके अपने मफादात आपके मुल्क में महफूज हैं, तो डेफिनेटली उन मफादात की हिफाजत के लिए, उन मफादात को देखने के लिए आपकी मदद करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, तालिबान के साथ भी करेंगे। अभी तो उनको आपकी तरफ से भी परेशानी है कि जी आपके मुल्क में जो उनके इंजीनियर्स हैं, जैसे बताया अभी कुछ दिन पहले एक पूरी बस पे उनके जो है ना वो दासू के पास अटैक हो गया। तो पहले तो आप उनको तसल्ली देना कि भाई हम आपको जो ना सही इफेक्टिव किस्म की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके बाद चीन डेफिनेटली करेगा क्योंकि चीन तो इस खिते में आपको पता है बहुत तेजी से इतना असरअंदाज हो रहा है कि अमेरिका की सबसे बड़ी परेशानी है कि हो क्या रहा है ये। बिल्कुल ऐसे ही तो चाइना कर सकता है जी, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है मुबशिर साहब, अब जरा हम क्लाइमेट चेंज के वाले से, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है और हम बार बार इस पे प्रोग्राम भी कर चुके हैं और इसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं 2010 के साथ जो शुरू हुआ है तो अभी तक चलता ही आ रहा है। इस वक्त आप क्या समझ रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा चैलेंज है? और यकीनन वही बात आ जाती है कि हुकूमत तो बात भी कर रही है और क्लाइमेट जस्टिस के हवाले से हर फोरम पे आवाज़ भी उठा चुके हैं और हमें जो मुआवजे देने की बात हुई वो भी पूरी नहीं हो सकी। हमारी अपनी मल्टीपल चैलेंजेस में इस वक्त हुकूमत घिरी हुई है, तो इस वक्त आप कैसे देख रहे हैं, कितना बड़ा खतरा है क्लाइमेट चेंज? जी, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि हमें इस सोच से थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा कि बार बार हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये कहें कि हमें पैसे दो, ठीक है, ये हमारा इमेज बहुत खराब करता है। लेकिन एक चीज है, बल्कि हो चुका है, लेकिन एक चीज है कि हम खुद क्या कर सकते हैं, पहले ये होना चाहिए। देखिए, हम खुद जो है इस क्लाइमेट से निपटने के लिए दरख्त तो लगा सकते हैं ना, हम अपने टेम्परेचर को देखें। हाँ, देखें दुनिया में जो बड़ा फैसला हुआ था वो पहले सवाल को आखिरी कर दिया। जो फ्रांस में फैसला हुआ था कि टेम्परेचर जो है 1.5 तक जो है वो नीचे लाया जाएगा, उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो दरख्तों का है। हाँ। अभी आप देखें जो हमारे रवायती दरख्त थे जो माजी में थे, अभी मैं आपको कराची शहर के अंदर वो दरख्त दिखा सकता हूँ, खासतौर पे नीम के दरख्त। आप उस दरख्त के नीचे शदीद गर्मी में खड़े हो जाएं, आपको वहां पे टेम्परेचर कम महसूस होगा। तो ये चीज हम क्यों नहीं कर पा रहे? ये अच्छा, इसमें हमारी सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है, क्योंकि सूबाई हुकूमतों के पास महकमा जंगलात है, जमीनें भी उनके पास हैं। इसी शहर कराची के अंदर मुझे आप बता दें कि आस पास ये तकरीबन अगर 3 करोड़ की अगर आबादी है तो कराची के करीब कौन सा ऐसा जंगल है जो लगाया गया है? ठीक है भाई, अवाम की मदद से लगाएं। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। यकीनन ये जो स्पेल है और अब दोबारा शुरू हो रहा है, इसके बारे में कहा भी जा रहा है कि तवक्कुआत से ज़्यादा बारिश होंगी। आप क्या प्रेडिक्शन करेंगे कि इस सीज़न का क्या आपको ये लग रहा है, क्या इसमें हमें नज़र आ रही हैं प्रोजेक्शन? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो सीजन के शुरू में एक असेसमेंट आई थी ना हमारी तरफ से भी, और दूसरे ग्लोबल मॉडल्स भी थे कि इस साल या इस सीजन में मामूल से ज्यादा बारिशें हैं, क्योंकि पाकिस्तान बल्कि पूरे साउथ एशिया की बारिशों के जो टेली कनेक्शन होते हैं वो इंडिकेटर्स एक तरह से फेवर में थे। तो इत्तेफाक से जुलाई में तो इतनी बहुत ज्यादा नहीं हुई, हाँ कुछ इंडिविजुअल जगहों पर तो ज्यादा हुई, लेकिन ओवरऑल जुलाई पूरे की अगर आप एवरेज देखें पाकिस्तान की तो 9-10% मामूल से कम रही बारिशें। लेकिन अब अगस्त खासा दिखाई देता है कि एवरेज से ऊपर जाएंगी बारिशें, डेफिनेटली बेटर दिखाई देता है एज कम्पेयर टू जुलाई। और ये अगले 2 हफ्ते जो हैं पूरे ये अगस्त में, इसमें मतलब ऑन एंड ऑफ बारिशें हैं और बेशतर जगहों पर तेज स्पेल है। अभी जो कराची और सिंध के दूसरे एरियाज में भी कहीं कहीं शुरू हुई है, तो कल से इसमें शिद्दत आएगी। अच्छा। और अगले 3 से 4 दिन तक ये काफी तेज मूसलाधार बारिश है, खासकर ईस्टर्न, सेंट्रल और अपर सिंध में। और इसी तरह से बलूचिस्तान के जो शुमाल मशरकी अजला हैं उन तमाम एरियाज में भी खासी तेज बारिश मुतवक्के है।
उसके नतीजे में सर जाहिर है हमने कि तो जो- बहुत बुरे वक्त देखा था 2010 में, 2022 में जो था, क्या उस तरह का या उस तरह का नहीं होगा प्रोजेक्शन इस बार सैलाबी? हाँ देखिए 2022 तो बिल्कुल ही बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड था ना, वो तो बहुत गैर मामूली साल था। उसमें तो जुलाई से बल्कि बस जून से शुरू हो गई थी बारिशें बहुत ज्यादा, तो वो पूरा जुलाई फिर पूरा अगस्त इस तरह से गया था। तो इस दफा उतना तो नहीं है, लेकिन ये जो अगले 10-15 दिन हैं इसके अगस्त के मिड तक अच्छे स्पेल है पे दर पे। और जाहिर है कि इसमें आपको पता है कि कुछ एरियाज में पाकिस्तान की टोपोग्राफी जियोग्राफी ऐसी है कि कुछ एरियाज में मामूल से काफी ज्यादा बारिशें हो जाती हैं, तो मसाइल पैदा कर देती तो हैं। मतलब ये अर्बन फ्लडिंग और सैलाबी सूरत हाल का खदशा है? क्योंकि जी, केपीके में बिल्कुल। हमने देखा कि केपीके के बाज़ अजला में बड़ा इस तरह 24 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं। जी ऐसे ही है बिल्कुल। असल में जो पहाड़ी इलाके हैं ना, केपीके में जैसे हुआ पिछले दिनों फ्लैश फ्लडिंग जनरेट हो जाती है, तो इसी तरह से अभी साउथ पंजाब का जो डीजी खान वगैरह का एरिया है वहाँ पर तेज स्पेल अभी चल रहा है और अगले 2-3 दिन मजीद तेज बारिशें हैं वहाँ पर। इसी तरह से जो शुमाल मशरकी बलूचिस्तान है और ये जो सिंध बलूचिस्तान के दरमियान जो कीथर पहाड़ियों का सिलसिला है, इसके आसपास भी खासा तेज स्पेल मुतवक्की है, तो यहाँ भी फ्लैश फ्लडिंग जनरेट हो सकती है बलूचिस्तान में। और फिर सिंध के जो नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट उसमें उधर से पानी अंदर आ सकता है, कंबर शदाद कोट हो गया, लाड़काना, जैकोबाद और नीचे दादू जामशोर वगैरह की तरफ। तो इसी तरह से मतलब 1-2 दिन के वक्फे के बाद, 1 दिन के वक्फे के बाद परसों से कह सकते हैं, आप कल रात से या परसों से लाहौर गिरदनवा में दोबारा से तेज स्पेल मुतवक्की है। जी तो ये नहीं सर कोई- बलूचिस्तान चूंकि एक बड़ा कस्मा पुरसी वाला सूबा है, तो वहाँ भी कुछ सूरत हाल यही नजर आ रही है सैलाब की? जी असल में पहाड़ी इलाके की एक तरह से होती है ना ये, कह लें आप डिसएडवांटेज कि वो थोड़ी सी भी बारिश अगर नीचे तो थोड़ी भी बारिश हो वैली में, लेकिन ऊपर पहाड़ों पर जो बारिश होती है तो जाहिर है वो सारा पानी जमा होकर नदी नालों में तुगयानी जब आती है तो लोकल स्ट्रीम्स में, तो इस तरह का खदशा है। अगले ये जो स्पेल है 6-7 तक चलेगा, तो उसमें बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी एरियाज में उसमें जोब, सिब्बी, बारखान और ये जो दूसरे मुल्का इलाके हैं झल मक्सी और जाफराबाद, नसीराबाद, उन इलाकों में खास करना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे सरदार सरफराज साहब। Thank you। करार साहब, हम हमेशा जब ये बात करते हैं, क्योंकि ये तो अब आएगा इस तरह, तो हमें हर नए साल में नए चैलेंज, गर्मी, हीट वेव बहुत होगी, बारिशें तवक्कुआत से ज़्यादा होंगी। सवाल यही आ जाता है कि अलर्ट जारी तो कर दिया जाता है, इंतज़ामात उस तरह से नज़र नहीं आते। NDA में एक्टिव है, PDA में एक्टिव है, DDA में एक्टिव है, और भी बहुत सारे फोरम्स हैं। क्या हमें, जैसे मुबशिर साहब ने तो साफ बात कर ली थी कि भाई हमारे अपने अंदर क्या तैयारी, हमने तो दरख्त काट दिए क्या, क्योंकि हम फौज को भी देखते हैं कि फौज इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करती है, जहाँ भी नाकानी आफत आती है फौज हमारी फ्रंट लाइन पर आवाम की आपने मदद अभी करती है। 2010 की बात की। 2010 में मैं ब्रिगेडियर था और बहावलपुर में मेरी पोस्टिंग थी, और दरियाए सिंध में उस दौर का सबसे बड़ा सैलाब था, और वहाँ से लेके गुद्दू बैराज तक जितना भी इलाका था, मैंने बेशुमार लोगों को निकाला, लोगों को वहाँ पे तिब्बी जो है ना कैंप बनाए, बहुत काम किए। फौज पहुँच जाती है, कोई भी मुश्किल वक्त आता है कौम पे, फौज देर नहीं लगाती, पहले से तैयार होती है। देखें, अभी सिर्फ मैं कराची की बात करूँगा। कराची में आपको पता 2022 में ठीक ठाक सैलाब आया था, पूरे मुल्क में आया था जून 2022 में, कराची में भी बहुत आया था। हम शापर कितने इस्तेमाल करते हैं, मुझे बताएं मैं उस कि पे ही- टनों हाँ, के हिसाब से शापर नालों में डाल देते बिल्कुल। हैं। हमारे फ्लैटों के बाहर सीवरेज सिस्टम जो ना उबल क्यों रहे होते हैं कि हम वो शापर उठा के, सर कराची में तो कोई मास्टर प्लान ही नहीं रहा ना, बात वही आ जाती है। देखिए मास्टर आप रिहाइश मास्टर तो प्लान किए जो जा है रहे वो खुफिया है। अच्छा। अभी आप एक सवाल उठाएं हमारे अपनी जो सूबाई हुकूमत है उससे कि भाई वो मास्टर प्लान जो है वो सिंध असेंबली में पेश तो कर दे। हाँ, वो तो प्रेजेंटेशन तो दे दी गई थी एक ना दफा उसकी। प्रॉपर जो है वो आए कि उसमें ये चीज होती है कि देखें, जो आप ग्रीन एरिया एक दफा डिक्लेयर कर देंगे, आप उसके बाद उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं कर देंगे। ठीक है। फिर जो पब्लिक प्लेसेस बन जाएंगी वो पब्लिक प्लेसेस, जो रोड्स का बन जाएगा वही रहेगा। मैं ये एक चीज कह रहा हूँ कि देखें, कराची डिवीजन की तकरीबन 13 लाख एकड़ के करीब जो है वो जमीन है, ठीक है। आप कराची के मज़ाफ़ात घूम के देख लें, आप कोई एक मुझे दिखा दें कि जो महकमा जंगलात सूबा सिंध ने प्रॉपर एक जंगल बनाया हो। देखें, आज से कई साल पहले जब बरतानवी दौर था तो लाहौर शहर अभी बहुत छोटा शहर था, लेकिन ये जो जंगल होता है ये ऑक्सीजन की एक फैक्ट्री होती है। तो छंगा मांगा का जंगल 12,000 एकड़ पे लगाया गया था। फिर इसी तरह जो है वो दरियाए जेलम के पास जो है मलकवाल के करीब डफर में एक बड़ा जंगल जो है लगाया, जो कि नेचुरल जंगल नहीं थे, लगाए गए थे।
तो आप देखें उस वक्त तो इतना बड़ा क्लाइमेट चेंज का मसला नहीं था। अब तो हमें चैलेंज है। अभी बोला जा रहा है कि जी अर्बन फॉरेस्टिंग जो है वो होगी, लेकिन हमारे पास जगह मौजूद है। लेकिन अब मैं आपको एक जगह बताता हूँ, एक फाइनली चलते प्रोग्राम का चलते वक्त खत्म हो गया क्योंकि ये भी बहुत लंबा सब्जेक्ट है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया नाज़रीन, और यकीनन हम सबको अपना हिस्सा जरूर डालना चाहिए। छोटी सी बात कि एक दरख्त लगा लें और शॉपर्स का इस्तेमाल खत्म कर दें। प्रोग्राम से इजाजत, अल्लाह ने के पास।